सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। 8वीं बार बजट पेश करने वाली है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कल इकोनॉमिक सर्वे भी उनकी तरफ से पेश किया गया था। अब ऐसे में देखिए, बजट से उम्मीदें हैं, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ उम्मीद है। फिर चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, या फिर रेलवे सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले हम, सड़क, बिजली, एजुकेशन सेक्टर हो। महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं, युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं नौकरियों को लेकर, आवास को लेकर, जो जिनके पास घर नहीं है उनको काफ़ी उम्मीदें हैं, इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास काफ़ी उम्मीदें इस बजट से लगाया हुआ है। तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट है, तो लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। एविएशन सेक्टर उम्मीद कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने की, रक्षा की बात कर ले, डिफेंस सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें हैं, स्टॉक मार्केट को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो लास्ट अंतरिम बजट पेश हुआ था उस दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था। तो इस बार देखिए, देखना होगा कि निर्मला सीतारमण का बजट स्टॉक मार्केट को पसंद आता है, नहीं आता है, क्या हाल रहता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी काफ़ी उम्मीदें इस बजट से हैं। निर्मला सीतारमण आज 2025-26 के लिए बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे से लोकसभा में उनका बजट भाषण होगा। इस बजट की खास बात यह है कि ये मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा और बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होने जा रहा है, जिसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल है। लगातार बढ़ रही महंगाई और दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच देश के इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साथ ही इस बजट को उम्मीदों का बजट भी माना जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ खास होगा। बजट के शेड्यूल की बात करें तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 8:30 पर अपने आवास से नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी। बजट टीम के साथ राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। राष्ट्रपति से बजट का अनुमोदन कराने के बाद वापस मंत्रालय लौटेंगी। बजट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद वित्त मंत्री सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के बजट पर खास तौर पर मिडिल क्लास का नजरें टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। साथ ही किसान और महिलाओं के लिए खास ऐलान किए जाएंगे। तो चलिए, उम्मीदें तो काफ़ी है, हर सेक्टर को ही उम्मीदें हैं, हर साल ही रहती है, लेकिन इस बार उनके पिटारे से क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। और आज क्योंकि बजट पेश होगा, तो इस पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार रॉय तपन भारती जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और किसान नेता सवित मलिक जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तपन जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, इस बार का बजट मोदी 3.0 का ये पहला पूर्णकालिक बजट होगा। क्यों सर इस बार का बजट खास रहने वाला है? देखिए, बजट तो हर साल का खास होता है। बजट से उम्मीदें हर सेक्टर को होती है, लेकिन भारतवर्ष में अभी भी देखा जा रहा है कि बजट की चर्चा ज्यादा जो है लोअर क्लास वर्ग की ओर से कम आता है, मिडिल क्लास की ओर से ज्यादा चर्चा होती है। इस बार सरकार मिडिल क्लास के ऊपर जिस तरह का संकेत दिया, कल जो आर्थिक रिपोर्ट जो पेश की गई, उस मौके पर राष्ट्रपति ने भी इशारा किया, मध्य वर्ग की चर्चा की, निम्न वर्ग की चर्चा की, और प्रधानमंत्री ने तो सीधा सीधा कहा कि लक्ष्मी जी की कृपा मिडिल क्लास पर होनी चाहिए। तो मिडिल क्लास का जो रोष और गुस्सा है ना, वो सरकार को एहसास हो गया है, इसीलिए वो इशारा कल किया गया है। और नाराजगी वाजिब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। और मिडिल क्लास चाहती थी कि उसे 7 लाख के ऊपर के रेंज में इनकम टैक्स लाया जाए। अभी 7 लाख तक जो है न्यू टैक्स के न्यू रिजिम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो वेतन सैलरी वाले हैं उनके लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। तो मिडिल क्लास की डिमांड थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 1 लाख तक लाया जाए और इनकम टैक्स को 10 लाख के दायरे पर लाया जाए। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, 11 बजे सीतारमण पार्लियामेंट को संबोधित करेंगी, पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स में कितनी छूट दे रही है। लेकिन केवल इनकम टैक्स की ही बात नहीं है,
दरअसल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार क्या खर्च करेगी, हेल्थ पर बहुत बड़ी डिमांड है देश की, कि जब से कोरोना आया बहुत सारी बीमारियां आई, तो जाहिर है कि सरकार की बड़ी खिंचाई हुई कि सरकार हेल्थ के बजट को घटा दिया, तो उसे बढ़ाने की बात होगी। कहीं न कहीं सरकार को 1 लाख करोड़ या 1.25 लाख करोड़ तक हेल्थ के बारे में घोषणा करनी पड़ेगी। डिफेंस बजट तो रहता ही है हर बार, डिफेंस में सरकार ने कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर 5 लाख करोड़ के ऊपर ले आई है। लेकिन एक और है एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री का मतलब मानव संसाधन विकास, शिक्षा का क्षेत्र का मामला है। शिक्षा के बारे में भी कहा जाता है कि देश का यदि विकास करना है तो शिक्षा के क्षेत्र पर आपको ठीक ठाक खर्च करना होगा। 90 लाख करोड़ के आसपास वहां बजट है, जिसे 1 लाख के ऊपर उसके लाने की डिमांड है। और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देश ने लगातार बदलाव की ओर, आर्थिक बदलाव की ओर आ रहा है जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि 48 लाख करोड़ रुपए का बजट पिछले साल पेश किया गया, 48 लाख करोड़। लेकिन आम जनता को ये जानना भी चाहिए कि 48 लाख करोड़ सरकार के पास नहीं आ रहा है, कुल मिलाकर 35-36 लाख करोड़ आ रहा है। तो एक गैप है। गैप होने के कारण सरकार का जो बजट है वो घाटे में है। डेफिसिट जो है वो करीब 4.5% से ज्यादा है। सरकार चाहती है, वैसे तो सरकार की पॉलिसी थी कि 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेफिसिट, बिल्कुल। तो 4.5% भी लाने की कोशिश हो रही है। वो ला पाएगी नहीं ला पाएगी, वो सीतारमण के बजट भाषण से पता चलेगा। चले 11 बजे वो बजट पढ़ना अपना शुरू भी कर देंगे, उसके बाद स्थिति साफ भी होने लगेगी। सवित जी, अब आपका रुख मैं करना चाहती हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो क्या उम्मीद रख रहा है इस बजट से? देखो, जो इन्होंने वादे किए थे उन्हीं वादों को अगर ये पूरा कर दे तो किसान बड़ा खुशहाल रहेगा। आपको पता है कि लगातार दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन चला और इन्होंने घोषणा की थी कि हम किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान कराने का काम करेंगे, एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे, जिसके लिए कमेटी बनाई थी। उसी को लेकर पंजाब में अभी भी किसान धरने पर हैं और 66 दिन से किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं, जो बिल्कुल अब आखिरी स्थिति उनकी चल रही है, सांसें भी खींच खींच के आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब एक कमेटी बनाई गई थी एमएसपी को लेकर। उस वक्त इनको कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने कहा था कि किसान को उसकी फसल का एमएसपी मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस बार सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी भी रिपोर्टें नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ भी हो, उसकी फसल का दाम सुनिश्चित करने के लिए कोई कानून लाया जाए। ये ना हो कि फसल को पैदा करने के लिए 20 रुपए लग रहे हैं और जब मंडी में बेचने जाते हैं वो 15 रुपए की बिक जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कानून होना चाहिए कि अगर उससे कम कोई फसल खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एमएसपी की गारंटी किसान को सुनिश्चित होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि देश के अंदर जो खाद्यान्न की कमी हो रही है, बहुत सारी चीजें हमको ऐसी है कि जैसे तिलहन जो है हमको बाहर से लाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि हमको क्या रेट मिलेगा। तो फसल चक्र भी बिगड़ा हुआ है। अगर सबको पता लग जाए कि आपको ये रेट निश्चित मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, तो किसान हर चीज उगाकर देश को विकसित करने का काम करेगा। और आपको पता है कि कोरोना काल में भी जब सभी उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जीडीपी माइनस में जा रही थी, तो ये देश की खेती है, किसान है जिसने ग्रोथ देने का काम किया था और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया था। अब किसान कोई भी चीज लेता है उस पर जीएसटी लगती है। किसान जितने कृषि यंत्र है उन पर 5% से 28% तक जीएसटी है। तो कृषि यंत्रों पर अगर आपको किसान को बढ़ाना है, किसान की आय दुगनी करने का वादा जो किया था, तो कृषि यंत्र तो उनसे जीएसटी समाप्त करनी पड़ेगी और किसान को लाभ पहुंचाना पड़ेगा। अच्छे बीज उपलब्ध कराने पड़ेंगे, अच्छे टाइम पे उर्वरक देने पड़ेंगे। अभी हमारे देश की क्या स्थिति है कि जब फसल बुआई का समय होता है तो डीएपी और यूरिया बाजार से गायब हो जाता है, तो किसान को अच्छी फसल लेने में नुकसान होता है। समय की उपलब्धता इनको करानी पड़ेगी। मार्केट के अंदर बहुत सारी नकली बीज और दवाइयां हैं
उनके लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है कि नकली बीज और दवा अगर मिलती है जिससे किसान का नुकसान होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। तो यही मुद्दे हैं कि किसान अपने लिए नहीं चाहता, ये देश के विकास के लिए चाहता है कि देश का खाद्यान्न का भंडार बढ़े, देश विकसित हो। तो अच्छी चीजें यही होंगी कि किसान को लाभान्वित करने के लिए, अच्छी फसल पैदा करने के लिए, उसको वाजिब दाम दिलाने के लिए इन पर बात करी जाए और देश का विकास किया जा सके, किसान को सड़कों पर न उतरना पड़े। जी 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 सर, मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। अब तपन जी, आपका रुख करना चाहती हूं मैं। किसानों की जो मांगे हैं, किसानों को जो उम्मीद है, वो सब जी ने अभी बताई है। एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, जो अभी से नहीं है, लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। उसको लेकर कानून बनाने की जरूरत है। पर आज तो बजट पेश किया जा रहा है, कितना अलॉट करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये देखना होगा। आपके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर में कहाँ कहाँ अभी कमी रह जा रही है, अभी हाल फिलहाल के जितने बजट्स आए हैं उनमें, और कितना ज्यादा अलॉटमेंट किया जाना चाहिए? देखिए, किसानों के लिए तो एक तो पेंशन वाली स्कीम है, 6,000 का एनुअल मिलता है, 2,000 करके तीन किस्तों में दिया जाता है। उसकी डिमांड थी कि 6,000 जो सालाना किसान परिवार को दिया जा रहा है उसे 10,000 के ऊपर लाया जाए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और किसान अपनी बहुत सारी जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके अलावा सरकार ग्रामीण व्यवस्था में बदलाव की बात करेगी, सड़कों की बात करेगी, ग्राम पंचायत की बात करेगी, वहां अस्पताल खोलने की बात करेगी। बहुत सारी घोषणाओं मैं लगातार देख रहा हूँ कि 4-5 साल से, जब से किसान आंदोलन तेज हुआ और दिल्ली आने वाले रास्तों को किसानों ने बंद करना शुरू किया, तो मोदी सरकार ने किसानों को लेकर कुछ घोषणाएं की। लेकिन सबसे बड़ा जो अड़चन और रोड़ा जो है ना, एमएसपी है। एमएसपी की घोषणा करने से सरकार बच रही है। क्यों बच रही है? क्योंकि वो घोषणा करने के बाद 8-10 लाख करोड़ का बजटरी सपोर्ट है जो सरकार को करना पड़ेगा, वो कहाँ से पैसा आएगा? सरकार की चिंता इसी बात की है। तो सरकार को ये जनरेट करना चाहिए, निकालना चाहिए। एक बात और है कि सरकार के ऊपर आरोप है कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने 20% किया। 20% करने का मतलब क्या था कि 20% करने के बाद एम्प्लॉय को तनख्वाह बढ़ाएंगे, किसानों को फायदा होना चाहिए, कई तरह की चीजों को डायरेक्ट यानी एम्प्लॉय को फायदा होता और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पर खर्च होता है। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऐसा किया नहीं, उद्यमियों ने पैसे को पकड़ के रखा, बांध के रखा। दूसरी तरफ एक समस्या और आ रही है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी मनी, जिसे तरल धन कहते हैं, पैसे की कमी हुई और अखबार में आमतौर पर बयान देने से बैंक के जो सीएमडी हैं या वित्त मंत्री हैं वो ये जनता को नहीं बताते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी की कमी है। पैसे की कमी होने के कारण लोन देने में दिक्कत हो रही है। हालांकि कुछ अंदर अभियान चल रहा है, स्टेट बैंक का अभियान हो, तमाम हो। अभी बजट से कुछ पहले रिजर्व बैंक ने अचानक घोषणा की कि बैंकों को 1.5 लाख करोड़ रुपया मुहैया कराया जाएगा। उसका नतीजा हुआ कि शेयर बाजार, बैंक के जो शेयर थे उछल गया, क्योंकि पैसा जैसे आया ये तय हो गया कि बैंकों के जरिए आम जनता या उद्यमियों तक बैंक का लोन पहुंचेगा, जिसमें रुकावट आ रही थी। बहुत बड़ा रोड़ा था, देश की तरक्की में बाधा आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि सरकार ने बहुत सारी जो रेवड़ी बांट रखी है, किसानों का मामला हो या बुजुर्गों को पैसे देने के मामले हो या महिलाओं को हो या विधवाओं को हो, इतनी तरह की योजनाएं सरकार अनाज मामले में। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश विकसित है, दूसरी तरफ आप 80 लाख लोगों को आप अनाज बांट रहे हैं। यही तो विडंबना है कि आप दुनिया के सामने कैसे नजीर पेश करेंगे कि हम विकसित देश हो गए हैं। विकसित देश है तो फिर 80 लाख लोगों को अनाज क्यों बांट रहे हैं? ये अनाज बांटने का जो निर्णय है